शिवाय एग्ज़ाम मेकर्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि कक्षा 9 के मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो 20 प्रश्न हैं उनको मैं आपको हल कराने के लिए बहुत सारे एमसीक्यूज़ आपको कराऊंगी और बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है के ज़रिए हम लोग 20 प्रश्न जो हैं जो हमारे 20 नंबर के आते हैं OMR शीट पर उनको करने का अभ्यास कर लेंगे ताकि हमें कक्षा 10 में भी कोई दिक्कत ना आए। तो आज से मैं ये शुरू कर रही हूँ आपके कक्षा 9 के साइंस एमसीक्यूज़। तो मैंने चैप्टर 1 को ही स्टार्ट किया है, चैप्टर 1 से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपका 10 या 20 प्रश्न एक बार में शामिल किए हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर से हम 10 या 20 प्रश्न लगभग करेंगे एक बार में, क्योंकि इतने ही प्रश्न जो हैं वो अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे एक बार में। तो डेली आप लोग इसको देखिएगा, इनको याद कीजिए और जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको बार बार पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। और ये केवल आपके पढ़ाई की जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है। आप कोई भी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम भी देते हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आगे कंपटीशन के लिए मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज से। और ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 के यहाँ मैं 10 प्रश्न शामिल कर रही हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूछे जाते हैं अक्सर। चलिए, पहला प्रश्न हमारा आता है इसमें, निम्नलिखित में से द्रव्य नहीं है। ठीक है, तो कौन है जिसे हम द्रव्य की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं? क्या है वो? लकड़ी हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है। क्या वो लकड़ी है, वायु है, प्रकाश है, या इनमें से कोई नहीं? तो हम सभी बहुत अच्छे से ये बात जानते हैं कि लकड़ी और वायु, इनमें क्या है, द्रव्यमान भी होता है और ये स्थान भी घेरते हैं। द्रव्य की परिभाषा ही है कि वह पदार्थ जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, उसे हम द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। यहाँ द्रव नहीं है, द्रव्य है, ये याद रखिएगा। तो प्रकाश एकमात्र ऐसा पदार्थ की श्रेणी में नहीं रखा जाने वाला है जो प्रकाश जो है ना तो इसमें द्रव्यमान है और ना ही ये स्थान घेरता है, ऐसा माना जाता है। तो द्रव्य कौन नहीं है इनमें से? प्रकाश नहीं है। हालांकि जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगी तो आप ये जानेंगी कि जब प्रकाश गति करता है तो प्रकाश की गति अवस्था में इसमें कुछ द्रव्यमान होता है। ये आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे, लेकिन आपकी कक्षा 9 की दृष्टि से यहाँ जो ऑप्शंस हैं उनमें हम मानेंगे कि प्रकाश ही सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न आता है हमारा, द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध है। द्रव्यमान और ऊर्जा में क्या संबंध है? तो ऑप्शंस हैं m बराबर EC², बी ऑप्शन है E बराबर MC², सी ऑप्शन है C बराबर ME², या डी बराबर C = EM²। देखिए बेटा, यहाँ E जो है एनर्जी, ऊर्जा को दिखा रहा है, M यहाँ पर द्रव्यमान यानी मास को दिखा रहा है, और C का मतलब है यहाँ पर प्रकाश का वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड की रफ्तार होती है, गति होती है, वेग होता है प्रकाश का। तो वो यहाँ पर द्रव्यमान और ऊर्जा में संबंध पूछा गया है आपसे। तो यहाँ सही ऑप्शन आता है आपका E = MC²। E बराबर MC², ये है हमारा सही उत्तर। और जब आप बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो आप वहाँ पढ़ते हैं कि E = MC², आइंस्टीन की एक थ्योरी है, और इस थ्योरी के हिसाब से ही हमारे बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन भी होता है और बहुत सारे फिजिक्स के जो रूल्स हैं वो इसी पर काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ उत्तर हुआ हमारा E = MC²। चलिए थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अंतराण्विक स्थान अधिकतम होता है। अंतराण्विक स्थान किसमें सबसे ज़्यादा होता है? तो क्या होता है भाई अंतराण्विक स्थान? है ना, वो होता है कि अणुओं के बीच की जगह, अणुओं के बीच का स्थान। तो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें अणु बहुत दूर दूर होते हैं? तो क्या वे ठोस हैं, क्या वे द्रव हैं, क्या वे गैस हैं, या ठोस और गैस दोनों हैं? तो उत्तर क्या होगा सही? सही उत्तर होगा गैस में, बिल्कुल सही, गैस में होगा, क्योंकि अंतराण्विक अणु जो हैं, वो जो हमारे अणुओं के बीच का स्थान है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैस में होता है, क्योंकि अणु सबसे ज़्यादा दूर दूर किस में होते हैं? गैस में होते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, बर्फ तथा जल हैं। क्या है बर्फ और जल?
ए, दो विभिन्न तत्व हैं, बी, एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, सी, अपर रूप है, डी, विभिन्न यौगिक हैं। तो भाई बर्फ और जल, बेसिकली बर्फ जो बनती है वो जल को जमा कर ही बनती है। जल को जब हम फ्रीज कर देते हैं, जब हम उसे फ्रीजर में रख देते हैं तो वो जम करके बर्फ का रूप ले लेती है, और जब हम उसे गर्म करते हैं तो वो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में आ जाती है। तो क्या है बर्फ और जल? दो अलग अलग तत्व तो कतई नहीं है ना, दो अलग अलग तत्व तो है ही नहीं है, क्योंकि जल से ही बर्फ बनती है। ठीक, अपर रूप भी नहीं है एक दूसरे के, है ना, जैसे कार्बन में अपर रूप होते हैं ना, ग्रेफाइट है, कोयला है, संगमरमर है, हीरा है, ये सब अपर रूप है। ठीक है, तो अपर रूप भी नहीं है। क्या ये अलग अलग यौगिक हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, यौगिक भी नहीं है। क्या है ये? एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, एक ही यौगिक की विभिन्न अवस्थाएं हैं, क्योंकि जो पानी है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, बर्फ जो कि ठोस रूप है, जल जो द्रव रूप है, और भाप, वाष्प जो कि हमारा गैसीय रूप है। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 5वां। गैसीय अवस्था में कण हैं, क्या करते हैं भाई गैसीय अवस्था में कण? एक निश्चित दिशा में गति करते हैं, एक निश्चित क्रम में गति करते हैं, किसी भी दिशा में गति करते रहते हैं, दिशा में गति करते रहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई देखिए, गैसीय अवस्था में जो कण होते हैं वो कैसे गति करते हैं? कोई यहाँ जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कैसे भी जा सकते हैं, नहीं है ना, कोई कहीं भी जा सकता है। तो ये गति कैसी कहलाएगी? ये गति कहलाएगी हमारी किसी भी दिशा में गति करते हैं, किसी भी दिशा में वो गति करते हैं। एक निश्चित दिशा में उनकी गति नहीं होती, न ही एक निश्चित क्रम में होती है, वो किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 6th क्वेश्चन है, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक क्या होगा? अगर ठोस पदार्थ गलता है तो उसके आयतन में वृद्धि होती है, तो दाब बढ़ेगा तो क्या होगा? उनका गलनांक बढ़ेगा या उनका घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा, या फिर न तो बढ़ेगा न ही घटेगा? क्या होगा भाई? सही उत्तर क्या होगा इसमें? तो सही उत्तर होगा, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ने पर गलनांक बढ़ जाता है जो ठोस पदार्थ हैं उनके लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन कहता है, स्थान घेरता है। स्थान कौन घेरता है? ठीक, तो स्थान घेरता है गैस, द्रव, ठोस, या ठोस, द्रव, गैस, तीनों। तो कौन है जो स्थान घेरता है? तो भाई देखिए, स्थान घेरता है, अभी बताया मैंने, स्थान घेरता है जो भी पदार्थ होगा वो स्थान घेरेगा, और ठोस, द्रव, गैस तीनों ही क्या हैं? पदार्थ हैं। तो इसका मतलब ठोस, द्रव, गैस तीनों ही स्थान घेरते हैं। आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कमरे के ताप पर ठोस रहता है। ठीक है, कमरे के ताप पर कौन ठोस रहता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्रोमीन या हीलियम। तो देखो बेटा, नाइट्रोजन क्या है? एक गैस है, तो नाइट्रोजन तो ठोस रह नहीं सकती कमरे के ताप पर। ठीक है कि नहीं? जब नाइट्रोजन एक गैस है तो वो तो ठोस है, हो ही नहीं सकती है। ब्रोमीन भी नहीं हो सकती है, क्योंकि ब्रोमीन भी एक गैस है। ठीक है, गैस भी है, द्रव रूप में भी होता है ब्रोमीन। ठीक, हीलियम भी नॉर्मली गैस ही होती है, गैस के गुब्बारों में भरी जाती है, तो वो भी आंसर सही नहीं है। तो यहाँ आंसर कौन हुआ? पोटेशियम परमैंगनेट, ये ठोस रूप में होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के बारे में एक जीके की बात और बता दूं, जनरल नॉलेज की, कि पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। लाल दवा क्योंकि इसका रंग लाल रंग का होता है, और ये एक अच्छा कीटाणुनाशक है, और इसीलिए जो कुएं होते हैं उनके पानी को शुद्ध करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट यानी लाल दवा उसमें डाली जाती है। ठीक है, तो ये है यहाँ पर सही उत्तर कि कमरे के ताप पर पोटेशियम परमैंगनेट ठोस रहता है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कि जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक क्या है? ए ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस, सी 78.3 डिग्री सेल्सियस, 78.3 डिग्री सेल्सियस, डी 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक क्या है इनमें से?
तो देखिए क्वथनांक याद होगा, मैंने बताया था कि जब हम पदार्थ को गर्म करते हैं तो एक निश्चित ताप पर जाकर स्थिति ऐसी आ जाती है कि और ताप बढ़ता नहीं है, ताप बिल्कुल स्थिर हो जाता है, तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और जो पदार्थ है उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। तो जल जो कि द्रव है वो क्वथनांक पर एक गैस के रूप में यानी भाप के रूप में आ जाता है। तो जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक होता है। आगे समझ में? 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस ये जल का हिमांक है या बर्फ का गलनांक है। ठीक है, यानी जल जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ में बदल जाता है, तो हिमांक है यानी वो बर्फ में बदलता है इस टेम्परेचर पर। और बर्फ की अगर बात करते हैं तो बर्फ जल में बदलने लगती है इसी टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस से ही। अगर हम बाहर रख देंगे बर्फ को तो थोड़ी भी ऊष्मा उसे मिलेगी तो वो पिघल जाएगी, कमरे के ताप पर ही वो पिघल कर वापस जल में कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां प्रश्न है हमारा, जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता होती है। ठीक है, तो जिन द्रवों का वाष्पन शीघ्रता से होता है उनकी वाष्पशीलता कैसी होती है? तो वाष्पशीलता यानी उनके वाष्प में बदलने की, ठीक है, जो दर है वो कैसी होती है, वाष्प में कितनी जल्दी बदलेंगे, वो कैसे जल्दी बदलेंगे या धीरे बदलेंगे, कैसा होगा? अधिक होगा उनकी वाष्पशीलता या कम होगी या बराबर होगी या ना अधिक होगी ना कम होगी। तो वाष्पशीलता क्या होगी ऐसी स्थिति में? जिनका वाष्पन जल्दी हो रहा है इसका मतलब वो जल्दी वाष्प में बदल रहे हैं, तो उनकी वाष्पशीलता क्या होगी? अधिक होगी। आ गया समझ में? तो ये है हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें 10 प्रश्नों की बात हमने की थी पहले चैप्टर से, जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। आगे भी हम इस तरह के बहुत सारे प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो के लिए इतना ही, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, कल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो लेकर आऊँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय।